Hello, my dear students. Today we are going to solve the NCERT solution of Science Class 8 चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लाइन बाय लाइन हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से आप उसका आंसर दे सकते हो और मैक्सिमम मार्क्स एक्वायर कर सकते हैं। तो सबसे पहले है गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ सिचुएशंस इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो कैसे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज कर सकते हैं पुश या पुल फोर्स अप्लाई करके। तो हिटिंग द बॉल कमिंग टू अस, अगर कोई बॉल हमारी तरफ आ रही है और हम उसको ज़ोर से लात मार दें या बैट के थ्रू उसको मार दें तो क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और ये हमने कौन सी फोर्स अप्लाई की, पुशिंग फोर्स अप्लाई की। किकिंग टू फुटबॉल, तो ये दोनों फोर्स का हमने क्या कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया और स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज कर दिया। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशंस इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, इस बार हमें क्या करनी है, इस तरीके से फोर्स अप्लाई करनी है ताकि क्या हो जाए, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका शेप चेंज हो जाए। तो स्ट्रेचिंग अ रबर बेल्ट, तो स्टूडेंट्स रबर बेल्ट है या आप चोटी में जो लगाने का रबर बैंड होता है या जो मिठाई के डब्बे पे हम रबर बैंड को लगाते हैं, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं वो वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश तो करता है लेकिन उसका शेप चेंज हो जाता है। रीशेपिंग क्ले टू मेक टॉयज़, जब हम मिट्टी के खिलौने बनाते हैं और मिट्टी को ज़्यादा ज़ोर से दबाते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे पहले है टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रोप। तो कुएं में से पानी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम रस्सी को खींचते हैं। तो यहाँ पे आएगा पुल। टू चार्ज अ चार्ज बॉडी डैश एंड अनचार्ज बॉडी टूवर्ड्स इट। तो हमेशा एक चार्ज बॉडी जो अनचार्ज बॉडी है उसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, और जो सेम चार्जेस वाली बॉडी होती है वो एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है। तो ये भी हमें पता है। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट, अगर एक भरी हुई ट्रॉली है और उसे हमें मूव करना है, हिलाना है अपनी जगह से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, धकेलना पड़ेगा। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। जो नॉर्थ पोल दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा रिपेल्स। अब देखो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एन आर्चर स्ट्रेचेज हर बो वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट, शी देन रिलीजेस द एरो which begins to move towards the target. Based on this information, fill up the gaps in the following statements using the following terms. तो एक आर्चर है यानी जो तीर कमान चला रही है और वो क्या कर रही है, मतलब अपना निशाना लगा रही है। जैसे ही वो बो को छोड़ेगी, मतलब जैसे ही वो तीर को चला देगी तो वो तीर अपने टारगेट पे आगे जाना स्टार्ट कर देगा। तो हमें इस बेसिस पे अब इस पूरे के पूरे फिल द ब्लैंक्स को भरना है। यहाँ पे मस्क्यूलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप, अट्रैक्शन जैसे वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका यूज़ करना है। तो देखो यहाँ पे हम समझते हैं इसको। टू स्ट्रेच द बो, यानी जब हम लोग तीर की जो कमान होती है उसको खींचते हैं, द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स शेप। तो पूरे के पूरे जो धनुष होता है उसका शेप चेंज हो जाता है। द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। बिना कॉन्टैक्ट किए हम लोग उस धनुष का शेप चेंज नहीं कर सकते। The type of force responsible for a change in state of motion of the arrow is an example of muscular force. तो जिस फोर्स से हम उस धनुष के जो धागा होता है उसे खींचते हैं, उस वो किसके, कौन सी फोर्स के कारण होता है स्टूडेंट्स, तो मस्कुलर फोर्स के कारण होता है। While the arrow moves towards its target, the forces acting on it are due to gravity and that due to फ्रिक्शन ऑफ एयर। तो जब वो एरो यानी कि जो तीर होता है वो आगे जाता है डायरेक्शन में और वो आगे जाके गिर जाता है बच्चों, तो वो इसीलिए गिर जाता है ग्रेविटी के कारण, और क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण जो हवा में होती है, फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स
तो यहाँ पे हमें पता करना है कौन सा एजेंट है जो फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट पे। स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन ईच केस, और हमें बताना है कि हर केस में क्या इफेक्ट हो रहा है। तो देखो, स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस, तो हम नींबू को क्या कर रहे हैं, अपनी फिंगर्स के बीच में रख के जोर से निचोड़ रहे हैं। तो एजेंट कौन है, फिंगर, जो फोर्स लगा रहा है किस पे लगा रहा है, नींबू पे, और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जूस निकल जाएगा फोर्स के कारण। सेकंड है टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब, तो ये सभी का फेवरेट काम होता है। हर रोज सुबह उठ के सभी क्या करते हैं, अपने अपने टूथपेस्ट में से पेस्ट बाहर निकालते हैं ना, तो वापस से हम फिंगर से प्रेस करते हैं टूथपेस्ट की ट्यूब पे, और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, टूथपेस्ट बाहर आ जाता है फोर्स के कारण। अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग वाइल इट्स अदर एंड इज ऑन अ हुक फिक्स टू अ वॉल, तो एक लोड यानी एक वजन लटका हुआ है स्प्रिंग पे, और जो दूसरा एंड है वो क्या है, वॉल के ऊपर मतलब फिक्स है। तो अब क्या हो जाएगा, इसके कारण लोड जो है, एजेंट है जो फोर्स लगा रहा है, खींच रहा है स्प्रिंग को, और इससे क्या हो जाएगा, स्प्रिंग जो है वो और ज़्यादा खिंच जाएगी, लंबी हो जाएगी। फिर है एथलीट, अब देखो, एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट, तो एक एथलीट बहुत हाई जंप लगा रहा है, तो देखो क्या होगा, एथलीट जो है वो एजेंट है, वो क्या कर रहा है, अपने आप अपनी बॉडी को क्या कर रहा है, हवा में उछाल रहा है। तो एथलीट बॉडी ऑब्जेक्ट है, एथलीट क्या कर लेगा, जो भी निशाना है उसको, मतलब उस पे से बार को, यानी जो भी ऑब्स्टेकल है उससे ऊपर उड़ के कूद जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लैकस्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग अ टूल, तो एक ब्लैकस्मिथ है, ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार, और वो क्या कर रहा है, जोर जोर से हैमर यानी हथौड़े को मार रहा है लोहे के, और उसको एक टूल बनाना चाह रहा है, कुछ शेप देना चाह रहा है। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग इफेक्ट द पीस ऑफ आयरन, और क्या बार बार ठोकने से शेप कैसे चेंज होगा या क्या होगा। तो द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग चेंज द शेप ऑफ द पीस ऑफ आयरन, मस्क्यूलर फोर्स से वो बार बार उसको ठोक रहा है, तो फोर्स से क्या हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। फिर देखो, एन इन्फ्लेटेड बलून वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लोथ, इट वॉज फाउंड दैट द बलून स्टिक्स to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? तो स्टूडेंट्स, एक फूला हुआ बलून था जिसके अंदर गैस भरी हुई है, और उसको जब हमने क्या किया, सिंथेटिक क्लॉथ से रगड़ा, मतलब रब किया, तो अचानक से वो बलून जाके ऊपर दीवारों पे चिपक गया। तो कौन सी फोर्स है इस अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार? द फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बॉल एंड द वॉल, बलून आएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, बॉल नहीं, तो बलून एंड द वॉल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था लेक्चर्स के दौरान, अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो आप साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर्स देख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब जहाँ पे चार्जेस होती हैं और चार्जेस के कारण अट्रैक्शन पैदा होता है। व्हेन वी रब द बलून बाय अ सिंथेटिक क्लॉथ इट गेट्स चार्ज, तो जो सिंथेटिक क्लॉथ होता है उससे हम जब बलून को रगड़ते हैं तो उस पर चार्जेस आ जाते हैं। व्हेन इट इज़ टेकन नियर द वॉल इट विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अनचार्ज वॉल because of the electrostatic force which is the force exerted by a charged body on another uncharged body। तो जब ऐसी चार्ज बॉडी क्या करती है, अनचार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होती है और वो जाके उससे चिपक जाती है, तो बलून में क्या हो गया है, सिंथेटिक क्लॉथ को घिसने के बाद में वो चार्ज हो गया है और दीवार अनचार्ज है, तो बलून जाकर दीवार पे चिपक जाएगा। फिर देखो, नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबाउट above ground level and level in your hand. Discuss why the forces acting on the bucket do not bring a change in its state of motion। तो हमारे हाथ में एक मतलब प्लास्टिक की बकेट है, बाल्टी जिसे कहते हैं, और उसके अंदर क्या है, पानी है। अब बताना है कि मतलब कौन सी फोर्स उस पर मतलब जो कर रही उस पे लग रही है, और क्या होगा उस बकेट की शेप में या किसी चीज़ में चेंज आएगा कि नहीं। तो देखो, बकेट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है सबसे पहले, जो उस बकेट को नीचे की तरफ खींच रही है, इसीलिए बाल्टी को बहुत देर तक हम हाथ में रखते हैं बकेट को, तो वो हमें भारी लगने लगती है, और उसको हमने उठा रखा है स्टूडेंट्स। तो किस किस फोर्स की हेल्प से उठा रखा है, उसको हमने मस्कुलर फोर्स की हेल्प से उठा रखा है।
It is applied by our hands to lift the bucket in upward direction. Although these forces are acting on the bucket, but no change is found in its state of motion. अब इसीलिए bucket के state of motion में कोई भी change नहीं आएगा. Muscular force से हमने ऊपर उठा रखा है, gravitational force उसे नीचे खींच रही है. तो ये दोनों forces, because the two forces are balancing each other, and as a result net force क्या हो जाएगी, 0. नीचे से gravitational force खींच रही है, ऊपर से muscular force हम लगा रहे हैं, तो दोनों force एक दूसरे को क्या कर देंगी, cancel out कर देंगी. अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. A rocket has been fired upward to launch a satellite in its orbit. तो एक रॉकेट को हम लॉन्च कर रहे हैं ऊपर के डायरेक्शन में, एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए. नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड. तो लॉन्चिंग पैड छोड़ते ही रॉकेट के ऊपर कौन सी दो फोर्सेस लगेंगी, तो एक तो लगेगी फ्रिक्शनल फोर्स हवा के कारण, एटमॉस्फेयर के कारण, और दूसरी लगेगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगी, रॉकेट को नीचे पुल करेगी, नीचे की तरफ खींचेगी. अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है. When we press the bulb of a dropper with its nozzle capped in water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. तो बच्चों हमने बचपन में बहुत बार ड्रॉपर से दवाइयाँ पी होगी. तो ड्रॉपर को जब हम दबाते हैं पानी के अंदर, तो उसके अंदर से हवा बाहर निकल जाती है बबल के फॉर्म में. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled. और जैसे ही हम उसको दबाना छोड़ देते तो अंदर अपने आप पानी भर जाता है. तो ऐसा कैसे होता है, वाटर गेट्स फिल्ड इन द ड्रॉपर. द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू, तो हमें यहाँ से चुनना है. तो ये किसके कारण होता है, प्रेशर ऑफ वाटर के कारण, ग्रेविटी ऑफ वाटर के कारण, शेप ऑफ रबर बल्ब के कारण, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण. तो स्टूडेंट्स ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण हवा बाहर निकल जाती है और अंदर का प्रेशर कैसा हो जाता है, अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, बाहर से पानी जो है वो अंदर की तरफ खिंच जाता है. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा NCERT सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 11 के लिए, फोर्स एंड प्रेशर के लिए. आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम.